गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हमने अब पिछले चैप्टर किया था मिठाई वाला कंप्लीट, और उसमें मिठाई वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि मिठाई वाला जो है वह क्या क्या चीजें लेकर के बेचने के लिए आता है और क्यों आता है, ये आपको बताया गया था। तो इसी पार्ट के आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं बैक एक्सरसाइज वाले, वे देखिए आज करते हैं। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीने बाद क्यों आता था, बेचता था ना, तो अलग अलग चीजें क्यों आता था। तो इसका आंसर अलग चीजें इसलिए बेचता ताकि एक ही चीज बार बार मिलने से बच्चे ऊब न जाएं, और वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सभी बच्चों के लिए चीजें इंतजाम करनी होती थी। इससे बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी। क्या क्यों अलग अलग चीजें बेचता था? क्योंकि बच्चे वही चीजें बार बार लेने से ऊब न जाएं। और कई महीनों बाद क्यों आता था? कई महीनों बाद इसलिए आता था कि इतनी सारी चीजें बनवाने के लिए उसे समय की आवश्यकता होती थी, इंतजाम करना होता था, तो इसीलिए वह कई महीने बाद आता था और बच्चों को भी इंतजार करके उत्सुकता बनी रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? पाठ में आया था कि मिठाई वाला है आता है तो बच्चे तो क्या, बड़े भी उसकी ओर, उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे, उसकी ओर दौड़े चले आते थे। तो उस क्या क्यों क्यों आते थे, क्या वजह थी जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे और बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो देखिए आंसर, मिठाई वाला मादक मधुर स्वर से गाकर अपनी चीजें बेचता था। मिठाई वाला जो था मादक, मीठी मधुर आवाज में गा करके चीजें बेचता था। मिठाई वाला बच्चों को बहलाने वाला, इस तरह से वो गाकर बोलता था ना, मिठाई वाला या खिलौने वाला, मुरलिया वाला, बच्चों को बहलाने वाला, इस तरह से मीठा मधुर बोलता था। तो मीठा बोल करके अपना सामान बेचता था, अपनी चीजें बेचता था, दाम भी कम लेता था, जो दाम होता था उससे भी कम दाम वो लेता था। उसे बच्चों से बड़ा स्नेह था, बड़ा प्यार था, बड़ा बच्चों से मीठा बोलता था, कभी भी बच्चों पर गुस्सा नहीं करता था। इन कारणों से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। क्या होता था? इन कारणों से बच्चे तो बच्चे क्या, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे, क्योंकि वह बहुत अधिक मीठा बोलता था, मीठी आवाज में गाता था, मीठी आवाज में बोल करके अपना सामान बेचता था, बच्चों से बहुत अधिक स्नेह रखता था, न बच्चों पर कभी गुस्सा करता था। इसी सभी कारणों के कारण सभी बड़े, बच्चे, औरतें उसकी ओर खींचे चले आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? एक तो विजय बाबू था, चुनू मुनू के पापा, रोहिणी के पति, वे तो एक ग्राहक थे, और दूसरा मुरली वाला जो था वह विक्रेता था, अपना सामान बेचने वाला था। तो दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या तर्क पेश कर रहे हैं वो देखिए। उत्तर है, विजय बाबू एक ग्राहक के तौर पर तर्क देते हैं।
विजय बाबू है जो एक ग्राहक के तौर पर तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सबको सामान एक ही भाव में देते हैं, पर ग्राहक को दाम ज्यादा बताकर बाद में कम कर देते हो, पर एहसान का बोझ डाल देते हो। मुरली वाला एक विक्रेता के तौर पर देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। क्या है, एक तरफ तो विजय बाबू है, ग्राहक है, तो वह मुरलिया वाले को कहते हैं कि दुकानदार की झूठ बोलने की आदत होती है। सबको जो सामान है वे एक ही दाम पर देते हैं, लेकिन ग्राहक को दाम ज्यादा बताकर और बाद में कम कर देते हैं। तो एक तरह से जो ग्राहक हैं उनके ऊपर एहसान का बोझ लाद देते हैं। ठीक है, विजय बाबू ने ये कहा कि दुकानदार झूठ बोलते हैं, सबको एक ही भाव में बोलते हैं, लेकिन किसी को दाम ज्यादा बताकर और कम करके ये कह देते हैं कि मैं आपको कम दाम में बेच रहा हूँ, आपको कम दाम में बेच रहा हूँ। यह उसके ऊपर एहसान भी डाल देते हैं। मुरली वाला एक विक्रेता के तौर पर अपना तर्क देता है। पहले तो विजय बाबू ने एक ग्राहक के तौर पर तर्क दिया, अब मुरली वाला जो है वह एक विक्रेता के तौर पर तर्क देते हैं। विक्रेता के तौर पर क्या तर्क देते हैं कि ग्राहक को है जो असली लागत का पता नहीं होता। जो भी ये सामान मैं लाता हूँ, बनवाता हूँ, उसकी असली लागत क्या है वो तो मुझे ही पता है। उसको ग्राहक को उसकी असली लागत का पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चाहे दुकानदार कितनी ही हानि उठाकर भी सामान क्यों न बेच ले, लेकिन ग्राहक को क्या लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है, दुकानदार ने उसे सामान महंगा दिया है। चाहे दुकानदार कितना ही सस्ता सामान क्यों ना दे दे, कितनी ही हानि क्यों ना उठा ले, लेकिन ग्राहक कभी संतुष्ट नहीं होता। वह तो हमेशा यही सोचता है कि सामान हमें महंगा दिया है और इसने अपने काफी पैसे बना लिए हैं, हमें ठग लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाला जब खिलौने बेचने के लिए आता है तो उस समय बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? बच्चे क्या प्रकट करके दिखाते थे, क्या करते थे बच्चे, कैसे क्या करते थे? तो देखिए आंसर इसका, खिलौने वाले के आने पर उसके मधुर आवाज से निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। जैसे ही खिलौने वाला आता, उसके आने पर और उसकी मीठी आवाज से क्या होता, निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। सभी बच्चे भागने दौड़ने लग जाते थे, उनकी माएं भी बाहर निकल के देखने आ जाती थी और बच्चे पुलकित हो उठते थे। वे पैसे लेकर मोल भाव करने लग जाते। बच्चे अपने घर से पैसे ला करके खिलौने वाले से मोल भाव करने लग जाते थे। इसमें पाठ में आया भी था कि बच्चे तोतली आवाज में बोलते हैं, ये कैसे है, ये कितने का है, ये कितने का है और ये कैसे है। इस तरह से आया था ना पाठ में। वे बच्चे क्या कर रहे थे, मोल भाव कर रहे थे और खिलौने लेकर फिर उछल कूद करने लगते। तो ये बच्चों की प्रतिक्रिया होती थी कि जब खिलौने वाला आया, बच्चे उछल कूद मचाने लगे, खिलौने वाले की आवाज सुनाई दी, बच्चे भाग लिए अपने मकानों में, हर मकानों, वहां के मकानों में हलचल होने लग जाती, बच्चे भागने लग जाते, कोई पैसे मांगते माँ से, कोई गिरता पड़ता, इधर किसी की टोपी गिरती, किसी का कुछ गिरता, ऐसे वे भागते और भाग करके जा करके खिलौने वाले से मोल भाव करके खिलौने खरीद करके फिर खिलौनों के साथ उछल कूद करने लग जाते थे। ये बच्चों की प्रतिक्रिया होती थी। ये बच्चों की क्या होती थी? प्रतिक्रिया होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? रोहिणी जो थी उसको मुरली वाले की आवाज सुनाई दी, तो मुरली वाले की आवाज से उसको कैसा महसूस हुआ कि ऐसी ही आवाज में एक खिलौने वाला भी आता था। ऐसा है, एक खिलौने बेचने वाला भी ऐसे ही बोल करके खिलौने बेचता था। ये याद क्यों हो गया? देखिए आंसर, मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जानी पहचानी सी लगी। रोहिणी मुरली वाले की आवाज जो थी रोहिणी को जानी पहचानी सी लगी। उसे याद आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। मुरली वाले को क्या हुआ? मुरली वाले का जैसे ही स्वर रोहिणी को सुनाई दिया, तो रोहिणी को कैसा स्वर लगा? जाना पहचाना सा, और उसे ऐसा लगा कि जैसे खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से, मीठी आवाज से गा गा करके इसी प्रकार से खिलौने बेचा करता था, इसीलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने बताया कि उसके भी 2 बच्चे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उसने इस व्यवसाय को अपना लिया, क्योंकि उसे अपने बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती है। मिठाई वाला किसकी बात सुनी मिठाई वाले ने? जब वह भावुक हो गया, और जो ये व्यवसाय अपना रखे थे उसने, मिठाई बेचनी, खिलौने बेचने, बांसुरी बेचनी, तो इस व्यवसाय को अपनाने का उसने क्या कारण बताया? और किसकी बात सुन करके वह भावुक हुआ? रोहिणी की बात सुनकर। रोहिणी ने पूछा था ना कि तुम पहले भी आते हो, इतने सस्ते दाम में क्यों बेचते हो? जब इस प्रकार से रोहिणी ने पूछा, तो मिठाई वाला रोहिणी की बात सुन करके भावुक हो गया। उसने उसे बताया कि उसके भी 2 बच्चे थे। किसके? मिठाई वाले के। मिठाई वाले के भी 2 बच्चे थे, और उनकी एक पत्नी भी थी। सुख का संसार था उनका, लेकिन जो अब उनके बच्चे थे, दोनों के दोनों दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उसने इस व्यवसाय को अपनाया। मुरली बेचना, खिलौने बेचना और मिठाई बेचना, इस व्यवसाय को अपनाया। क्यों? क्योंकि वह ये सामान बेच कर बच्चों के पास जा जाकर उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखना चाहता था। जब सामान बच्चों को बेचता था, बच्चों से मीठा बोलता था, तो उसे लगता था कि मेरे बच्चे कहीं इन्हीं बच्चों में ही पैदा होकर खेल रहे होंगे। तो वह अपने बच्चों की दूसरे बच्चों में झलक देखने के लिए इस व्यवसाय को अपनाए हुए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस बार ये पैसे मैं लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? रोहिणी के घर दोनों बच्चों को मिठाई वाले ने मिठाई दी, और बाद में कहा कि अब की बार वह मिठाई के पैसे नहीं लेगा। ऐसा उसने क्यों कहा? कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया था। साथ ही उसे चुनु मुनु में अपने ही बच्चे नजर आए। उसे लगा कि वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है। क्या था इस पाठ में? कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि मिठाई वाले ने कि पहली बार उससे उसकी जिंदगी के बारे में, उसके दुख के बारे में
किसी ने उससे थोड़ा सा पूछने की कोशिश की थी या उसके दुख को समझने का प्रयास किया था। और जो रोहिणी के दो बच्चे थे चुनु मुनु, उनमें वह अपने बच्चों को देख रहा था और अपने बच्चों को ही उनमें झलक, अपने बच्चों की झलक उन चुनु मुनु में पाकर वह उन बच्चों को मिठाई देकर कह रहा था कि अब की बार मैं पैसे नहीं लूंगा। चुनु मुनु में कौन दिखाई दिए मिठाई वाले को? किसकी झलक दिखाई दी? अपने बच्चों की। इसीलिए उसने पैसे लेने से मना कर दिया। लास्ट क्वेश्चन देखिए। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? इस कहानी में आया है ना कि रोहिणी चिक के पीछे से मिठाई वाले से बात कर रही है और सामने दादी बैठकर बात करती है। तो ये आपने इस पाठ में पढ़ा है, सुना है। तो क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बातें करती हैं, ओट में से बातें करती हैं? यदि इस प्रकार से बातें करती हैं तो वे क्यों करती हैं? आप अपनी राय में बताइए कि क्या यह सही है या गलत है। आंसर देखिए। शहरों में स्त्रियां चिक के पीछे से बात नहीं करती, परंतु आज भी गांव में तथा रूढ़िवादी परिवार में इनका पालन होता है, क्योंकि ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है। मेरी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि स्त्रियों के स्वतंत्रता के हनन करने जैसा है। ये उनके प्रगति को तो रोकता ही है, साथ ही देश की प्रगति में भी संकट पैदा करता है। क्या? चिक के पीछे से या ओट में होकर के बात करना, रूढ़िवादी परंपरा को अपनाना, ये लेखक की राय में सही नहीं है। शहरों में क्या होता है? शहरों में तो स्त्रियां चिक के पीछे से बात नहीं करती। कोई भी फेरी वाला आता है या किसी दुकान पर जाती हैं तो आराम से जाकर के सामान ले लेती हैं, कोई छिपकर बातें नहीं करती। परंतु गांव में क्या है? गांव में आज भी रूढ़िवादी परंपरा है, कुछ रूढ़िवादी परिवार भी हैं, उनमें इस चीज का पालन होता है, यानी ओट में छिप करके ये चिक के पीछे से बातें करती हैं, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए क्या है? एक संस्कार माना जाता है। और साथ साथ बड़ों को, या कोई भी बड़ा है या कोई और है जिसके सामने नहीं आना चाहते, उनको सम्मान देने के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि बड़ों को सम्मान दे रहे हैं, ये उनके संस्कार हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरी राय में बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ये सब तो क्या है? स्त्रियों की स्वतंत्रता को का हनन करता है। क्या है ये? स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करता है, उनको मारता है। ये उनके प्रगति को तो रोकता ही है। यह जो इस प्रकार की परंपरा है, औरतों की प्रगति को तो यह रोकता ही है, साथ ही साथ क्या करता है? देश की प्रगति में भी यह बाधा पैदा कर देता है। इससे देश की प्रगति भी सही तरह से नहीं हो सकती। सारे क्वेश्चन हो गए, एक बार फिर देख लीजिए। मैं एक बार और आपको ये क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे इन्हीं क्वेश्चन में से सुनूंगी और आपको आंसर देने होंगे, तो ध्यान से सुन लीजिए। एक बार और मैं बता रही हूँ इनके आंसर आपको। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था ताकि एक ही चीज बार बार मिलने से बच्चे ऊब न जाएं, और वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सभी बच्चों के लिए चीजें इंतजाम करनी होती थी। इससे बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी, इसलिए वह काफी दिन बाद आता था। सेकंड क्वेश्चन, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? आंसर है, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गा गा कर अपनी चीजें बेचता था।
तथा वह चीजों के दाम भी कम लेता था। उसे बच्चों से बड़ा स्नेह था और कभी गुस्सा भी नहीं करता। इन सभी कारणों से बच्चे तो बच्चे क्या बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। थर्ड क्वेश्चन, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? विजय बाबू एक ग्राहक के तौर पर तर्क देते हैं और दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। विजय बाबू तो ग्राहक के तौर पर तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सबको सामान एक ही भाव में देते हैं, पर ग्राहक को दाम ज्यादा बताकर बाद में कम कर देते हो, पर एहसान का बोझ डाल देते हो। मुरली वाला एक विक्रेता के तौर पर तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर भी सामान चाहे क्यों न बेचे, पर ग्राहक को क्या लग लूट ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो आंसर है, खिलौने वाले के आने पर उसके मधुर आवाज को सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। बच्चे भागने लग जाते थे, घर वालों से पैसे मांगने लग जाते थे। पार्क में खेल रहे बच्चे भागते तो किसी की टोपी गिरती, किसी की चप्पल पार्क में रह जाती। इस प्रकार से गिरते पड़ते वे खिलौने वाले के पास पहुंचते थे और जाकर के खिलौने वाले से खिलौनों के मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने लेकर के फिर खिलौनों से खेलने के लिए उछल कूद में लग जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जाने पहचाना सा लगा। उसे याद आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? किसकी बात सुनकर? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने बताया कि उसके भी 2 बच्चे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसलिए उसने इस व्यवसाय को अपना लिया है, क्योंकि उसे अपने बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस बार पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसे उसके दुख को समझने का प्रयास किया और साथ ही साथ उसे चुनु मुनु में अपने बच्चे की अपने बच्चे नजर आने लगे। उसे लगा कि वह अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? आंसर देखिए, शहरों में स्त्रियां चिक के पीछे से बात नहीं करती, परंतु आज भी गांव में तथा रूढ़िवादी परिवारों में इनका पालन होता है, क्योंकि ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है। मेरी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि स्त्रियों की स्वतंत्रता के हनन करने जैसा है। ये उनके प्रगति को तो रोकता ही है, साथ में देश की प्रगति में भी संकट पैदा कर देता है। तो ये 8 क्वेश्चन थे आपके बैक एक्सरसाइज में। इस लेसन के 8 के 8 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। तो अब आप रेडी हो जाइए, मैं आपसे सुनती हूँ। जिस बच्चे का नाम बोला जाएगा वही बच्चा आंसर देगा। चलिए